हेलो बच्चों, क्या हालचाल, कैसी चल रही है पढ़ाई। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एपी पे बेस्ड क्वेश्चन। जो कुछ भी हमने एपी के बारे में पढ़ा है लास्ट 2 लेक्चर में, उन सब का एप्लीकेशन अभी करने वाले हैं। बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, 15 क्वेश्चन टोटल करेंगे हम लोग। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने है। पूछा गया है वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ द सीरीज दिस। अब हमारे पास एक सीरीज लिखा हुआ है जिसमें कि पहला टर्म इज 5, सेकेंड टर्म इज 13 एंड थर्ड टर्म इज 21। इन तीनों टर्म को देख के पता चल चुका है हमें कि ये कैसा है। ये एक एपी है। उस एपी का फर्स्ट टर्म कितना है? 5 है। अच्छा, इसी एपी का कॉमन डिफरेंस कितना है? तुम बोलोगे सर 8 है। इतना क्लियर हो गया क्वेश्चन देखने के बाद ही कि भाई फर्स्ट टर्म इज 5, कॉमन डिफरेंस इज 8। लेकिन सर इस एपी का सबसे आखिरी टर्म क्या है? 181। अभी मुझे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता है। अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पता चल जाता तो मैं एपी का डायरेक्टली फार्मूला लगा देता एसएन का। एसएन का फार्मूला कितना होता है? n/2 2a प्लस n-1 × d। ये तो एक तरीका हो गया, लेकिन मैंने बताया था कि अगर तुम्हें पहला टर्म एंड लास्ट टर्म पता हो तो यू कैन डायरेक्टली यूज एसएन इज इक्वल टू n/2 a प्लस एल, जहाँ पे एल क्या था? लास्ट टर्म। तो हम लोग ऑब्वियस सी बात है ये वाला फार्मूला यूज करना पसंद करेंगे जिसमें कि हमें पहला टर्म पता है, आखिरी टर्म पता है, लेकिन मुझे ये नहीं पता है कि व्हाट इज एन। ओके, तो एन निकालने का तरीका क्या? मुझे एस एन पता है बोलेंगे नहीं, एस एन वैसन थोड़ी ना पता है। लेकिन क्या मुझे टी एन पता है बोलेंगे हाँ। टी एन क्या है? एन एच टर्म। अच्छा, एन एच टर्म 181 है। टी एन इज एन एच टर्म, एन एच टर्म इज 181। अब एन एच टर्म होता क्या है? एन एच टर्म होता है ए प्लस n-1 × d। दिस इज इक्वल टू 181 गिवन है। एन एच टर्म होता है ए प्लस n-1 × d और वो 181 के बराबर गिवन है। अब मुझे ए पता है क्या बोलेंगे हाँ। n-1 नहीं पता है। डी पता है क्या बोलेंगे हाँ। दिस इज इक्वल टू 181। सो यहाँ से आई कैन से 5 प्लस 8n, या फिर हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं n-1 × 8 इज इक्वल टू 181 माइनस 5, डेट इज 176। तो यहाँ से वी कैन से n-1 की वैल्यू कितनी आ गई? 176/8 विच इज 22। ओके, so n-1 is 22, hence n is equal to what? 23। इससे मुझे क्या पता चला? इससे मुझे पता चला कि इस सीरीज में पहला टर्म ये था और ये कौन सा टर्म था? 23rd टर्म था। ओके, इस मीन्स कितने टर्म्स है टोटल? 23 टर्म्स हैं। तो एस एन निकाल लो, डेट इज एस 23 विच इज 23/2 ए प्लस एल 5 प्लस 181। सो 23 मल्टीप्लाइड बाय 181 प्लस 5 इज 186 एंड 186/2 इज 93। सो वी हैव टू फाइंड द आंसर, डेट इज 23 × 93। कितना होगा देख लो, 23 × 93। So this is 92139 is the final answer। तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। डायरेक्टली हमारे पास एक सीरीज गिवन था, वो कि एपी था, और उस एपी का सम निकालना था। बस हमें एक चीज़ करना था, विच इज़ हमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करना था। सबसे पहले हमने टोटल नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट कर लिया एंड हमारा आंसर आ गया। अगला सवाल, अगला सवाल पे मूव करते हैं। अगला सवाल है हमारे पास एपी का। बोला गया इफ़ 19th टर्म ऑफ ए नॉन जीरो एपी। अच्छा, नॉन जीरो एपी का मतलब क्या होता है ये पहले समझनी बात जरूरी है। नॉन जीरो एपी का मतलब इज बेसिकली एक ऐसा एपी जो 0 0 0 0 नहीं है। दिस मीन्स 0 0 0 0 0। ये भी एक एपी है, लेकिन ऐसा कुछ एपी नहीं है, कुछ तो नंबर्स हैं उसमें। ओके, अब उसने बोला कि उस 19 टर्म उस एपी का 0 है। T19 की वैल्यू कितनी दी हुई है? 0। इस चैप्टर में वही है बेसिकली, जो भी गिवन है उसको पहले लिख लो, उससे तुम्हें खुद पता चल जाएगा किस तरीके से आगे बढ़ना है। तो देखना, हमें बोला गया है T19 0 है, देन पूछा गया है
इस 49th टर्म अपॉन 29th टर्म, T49 अपॉन T29 की वैल्यू कितनी है? T29 T49 सबको पता है क्या है। T49 इज़ 49th टर्म, T29 इज़ 29th टर्म। उन दोनों का रेशियो पूछा गया है और हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही इन्फॉर्मेशन गिवन है कि हमारे पास एक नॉन जीरो एपी है जिसका 19th टर्म जीरो है। अब अगर 19th टर्म जीरो है, दिस मीन्स अगर मुझे एपी नहीं पता है, सिंस एपी मुझे नहीं पता है, तो मैं क्या करूँगा, एक जनरलाइज एपी एज्यूम करूँगा। मैं बोलूँगा अगर कोई भी एक एपी होता जिसका 19th टर्म निकालना होता तो मैं लिखता ए प्लस 18D। अच्छा, ए प्लस 18D की वैल्यू जीरो दी है उन्होंने, तो यहाँ से ए की वैल्यू उन्होंने कितनी दे दी, -18D। ए प्लस 18D की वैल्यू जीरो दी है, दिस मीन्स ए इज इक्वल टू -18D। अब जो पूछा है वो देख लेते हैं क्या पूछा गया है। T49 होता कितना है, ए प्लस 48D। T29 होता है ए प्लस 28D। सिंस ए की वैल्यू मुझे पता है -18D एंड वो है 48D, डिवाइडेड बाय ए की वैल्यू पता है मुझे -18D एंड अगला है 28D। सो ऊपर मेरे पास कितना आ जाएगा, ऊपर मेरे पास आ जाएगा 30D एंड नीचे कितना आ जाएगा 10D। तो यहाँ से वी कैन से 3/1 आंसर होना चाहिए, विच इज ऑप्शन नंबर डी। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ही आसानी से हमने सॉल्व कर लिया। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से हमारे पास प्यारा सा क्वेश्चन है, समझने की बात है। A1 A2 A3 AN, इस तरीके से नंबर से कुछ A1 A2 A3 A4 एंड इसी तरीके से कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं। कितने नंबर्स लिखे हुए हैं, N नंबर्स लिखे हुए हैं। ये सारे के सारे किस में, उन्होंने बोल दिया AP में। अब ये सारे के सारे AP में हैं, अब उन्होंने बोला है एंड दिस क्वांटिटी इज़ 114। अब वो क्वांटिटी क्या है उसको भी खोल खोल के लिख लेते हैं बड़ा बड़ा। A1 प्लस A4 प्लस A7 प्लस A10 होगा प्लस A13 होगा प्लस A16 होगा। इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, 114। ओके, देन दे आर आस्किंग द वैल्यू ऑफ A1 प्लस A6 प्लस A11 प्लस A16। इसको तो देख लेंगे, सबसे पहले यहाँ समझना है हमें बात। इस चीज़ को हम लोग दो तरीके से टैकल कर सकते हैं। एक तो तरीका बच्चा ये बोल सकता है कि सर मैं जनरलाइज एपी मानूँ तो A1 इज A4 इज सर A प्लस 3D, A7 इज A प्लस 6D, A10 इज A प्लस 9D, A13 इज A प्लस 12D एंड A16 इज A प्लस 15D। उसकी वैल्यू गिवन है सर 114। तो यहाँ से वी विल फाइंड अ रिलेशन बिटवीन A एंड D। A एंड D में रिलेशन पता चल जाएगा एंड उसी का यूज़ करना होगा इधर। A1 इज बेसिकली A, A6 इज A प्लस 5D, A11 इज A प्लस 10D एंड A16 इज A प्लस 15D। या तो ये यूज़ कर लो या फिर थोड़ा सा दिमाग लगाओ। तुम्हें ये नंबर्स देख के कुछ समझ में आ रहे हैं, देखना ये नंबर्स का सबस्क्रिप्ट का सम देखो। A1 A16 A1 A16 सबस्क्रिप्ट का सम कितना आया, 17। उसी तरीके से A4 एंड A13 इनके सबस्क्रिप्ट का सम कितना आया, 17। उसी तरीके से 7 एंड 10 सबस्क्रिप्ट का सम कितना आया, 17। इससे तुम्हें क्या पता चलता है, एक प्रॉपर्टी मैंने बताई थी कि भाई आगे से पीछे से जब टर्म हो सेम तो उनका सम हमेशा बराबर होता है। याद करो, अगर A4 होना चाहिए तो आप पीछे से कितना होना चाहिए, AN-3 होना चाहिए। तो इस तरीके से मैंने बताया था कि आगे से और पीछे से सम हमेशा इक्वल होता है। क्या उसी चीज़ का यूज़ कर ले। सो फ्रॉम हियर वी कैन से डेट A1 प्लस A16 की जो वैल्यू होगी वो एग्जैक्टली A4 प्लस A13 की वैल्यू के बराबर आएगी एंड वो एग्जैक्टली A7 प्लस A10 के वैल्यू की बराबर आएगी। ठीक है, ओके, ये तीनों के तीनों खुद में बराबर हैं। A1 प्लस A16, A4 प्लस A13 एंड A7 प्लस A10, ये तीनों खुद में बराबर हैं। दिस मीन्स आई कैन से कि भाई ये A1 प्लस A16 है, A4 प्लस A13 को भी लिख दो A1 प्लस A16, A7 प्लस A10 को भी लिख दो A1 प्लस A16। तो मतलब A1 प्लस A16 कितनी बार लिखा हुआ है, तुम बोलोगे सर 3 टाइम, तो 3 टाइम्स A1 प्लस A16 इज इक्वल टू कितना है, 114। तो यहाँ से A1 प्लस A16 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 114/3 विच इज़ 3
8। ओके, तो यहाँ से अब हमारे पास A1 प्लस A16 की वैल्यू आ चुकी है। नाउ दे आर आस्किंग A1 प्लस A6 प्लस A11 प्लस A16, A1 प्लस A6 प्लस A11 प्लस A16। अगर तुम्हें ऊपर वाला समझ में आया तो तुम यहाँ पे बहुत ही आसानी से बोल पाओगे सर यहाँ भी तो आई कैन सी A1 प्लस A16 की वैल्यू सेम है J6 प्लस A11, ऐसा क्यों सर? सब स्क्रिप्ट का सम तो देखो, 17 17। अच्छा, दिस मीन्स ये वाली क्वांटिटी डायरेक्टली 2 टाइम्स A1 प्लस A16 है। हाँ, एंड सर 2 टाइम्स वो तो निकाल चुके हैं हम लोग, 38, दिस इज 76। तो हमारा आंसर अल्टीमेटली ऑप्शन नंबर बी आ गया। तो ये छोटा सा प्रॉपर्टी जिसे याद होगा वो इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर लेगा, लेकिन जिसे प्रॉपर्टी याद नहीं होगा उसे कैसे करना होगा, जो मैंने मेथड बताया शुरुआत में, उस मेथड से करोगे आंसर आ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा लेंदी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से हमारे पास देखना है, यहाँ पे सम पे रिलेटेड है। बोला गया एस एन डेनोट द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी। ठीक है, कोई भी एक एपी है जिसका एस एन का मतलब इज सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म, जो कि हमें ऑलरेडी पता होता है। इफ S4 इज इक्वल टू 16, S6 इज इक्वल टू -48, देन S10 इज इक्वल टू वट। अब यहाँ पे मेजर मिस्टेक जो होता है बच्चों से, वो बोलते हैं सर S4 तो पता ही है, S6 पता है, दोनों को ऐड कर दो S10 आ जाएगा। S4 प्लस S6, ऐसी बात नहीं है, ये गलत है। ठीक है, तो इसको कैसे करें समझने की कोशिश करना। उसने बोला हमारे पास एक एपी है A1 A2 A3 A4 A5 A6 एंड लाइक दिस A10 एंड लाइक AN। इस तरीके से एक एपी है हमारे पास। अब उसने बोला जो भी एपी है हमारे पास, उस एपी का 4 टर्म का सम, डेट इज S4, शुरुआत से 4 टर्म मतलब इसका 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 इसका, इन चारों का सम किसके बराबर है? तो तुम बोलोगे सर इन चारों का सम 16 के बराबर है। और इन चारों का सम एक्चुअल में होगा क्या? तो तुम बोलोगे सर 4/2 2a प्लस 4 - 1 3d, विच इज़ 2 टाइम्स 2a प्लस 3d, विच इज़ 4a प्लस 60। अच्छा, 4a प्लस 60 की वैल्यू 16 है, 2 से डिवाइड कर दो तो 2a प्लस 3d की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8 आ जाएगी। एक चीज़ मुझे पता चल चुका है। ठीक है, सिमिलरली S6 इज नथिंग बट 6/2 2a प्लस 6 - 1 5d। तो यहाँ से दिस इज -48, तो आई कैन से 3 टाइम्स 2a प्लस 5d इज इक्वल टू -48। तो 2a प्लस 5d इज इक्वल टू -48/3 विच इज -16। मेरे पास दो इक्वेशंस आ चुके हैं ए और डी में। सिंस ए एंड डी दो अननोन है एंड मेरे पास दो इक्वेशंस है, तो मैं क्या करूं, दोनों को ऐड करूंगा तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो उससे फ़ायदा क्या होगा? उससे फ़ायदा ये होगा कि भाई ए एलिमिनेट हो जाएगा। तो वी कैन से 2a प्लस 5d इज इक्वल टू -16 है, एंड 2a प्लस 3d इज इक्वल टू 8 है। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे 2a से 2a का कटा, 5d - 3d इज 2d, -16 - 8 इज -24, सो d इज बेसिकली -12। तुम्हारे पास अगर d आ चुका है तो वी कैन से a आ जाएगा, 2a प्लस 3d इज इक्वल टू 8 होता है, तो 2a -36 इज इक्वल टू 8, तो 2a इज इक्वल टू 44, तो a इज इक्वल टू 22। हमारे पास a पता चल चुका है, d पता चल चुका है। अब उन्होंने पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ S10। S10 की वैल्यू बताओ भैया, तो निकाल देते हैं। S10 इज 10/2 2a, 2a इज बेसिकली 44 प्लस 9 इंटू d इज -12। तो बस यहाँ से दिस इज 5 टाइम्स 44 - 108। ठीक है, तो यहाँ से वी कैन से दिस इज 5 टाइम्स -64, तो दिस इज -320। तो S10 की वैल्यू कितनी आ गई? -320। अगला सवाल हमारे पास फिर से सम पे डिपेंडेंट है।
देखना बोला गया है इफ द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ एन एपी आर दिस एंड दिस देन द वैल्यू ऑफ इट्स 11th टर्म इज। तो देखो, इन्होंने एपी नहीं बताई, इन्होंने तीन टर्म के बारे में बात किया। इन्होंने एपी नहीं बताई, इन्होंने तीन टर्म के बारे में बात किया। उनका सम, उनका प्रोडक्ट कुछ कुछ गिवन है। अब उन्होंने बोला कि भैया बताओ इसी एपी का 11th वाला टर्म कितना होगा। तो एक तो तरीका होता है कि बच्चे बोल दे एक टर्म ए है, दूसरा टर्म ए प्लस डी है, तीसरा टर्म ए प्लस 2d है। अगर ये तीन टर्म मुझे पता है किसी भी एपी का, तो उनका सम निकालना है, वो सम 33 के बराबर होगा। एंड प्रोडक्ट निकालना है, वो प्रोडक्ट इसके बराबर होगा। सिंपल। वहाँ से तुम्हें दो इक्वेशंस आएंगे, दो अननोन आएंगे, ए एंड डी। वो ए एंड डी फाइंड आउट हो जाएगा। सिंस ए एंड डी आ जाएगा तो यू कैन फाइंड आउट द 11th टर्म। लेकिन मैंने बोला था कि अगर कभी भी थ्री टर्म्स एज्यूम करना हो तो यू कैन ऑलवेज अज्यूम लाइक दिस। एक टर्म ए माइनस डी मानो, अगला टर्म ए मानो, नेक्स्ट टर्म ए प्लस डी मानो। इन तीनों को एज्यूम करने से कुछ फ़ायदा होता है। क्या फ़ायदा होता है? यू कैन सी। बोला गया सम ऑफ दिस थ्री टर्म्स ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी, इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है? 33। एंड इसकी वैल्यू है एग्जैक्टली कितनी? 3a। 3a इज इक्वल टू 33 है, तो वी कैन से a इज इक्वल टू कितना है? 11 है। तो a इज इक्वल टू 11 आ गया। ओके, नाउ वी कैन से हमारे पास इन तीनों का प्रोडक्ट भी गिवन है, वो है 1155। अच्छा, इन सब का प्रोडक्ट कितना है? a माइनस डी इंटू ए प्लस डी की वैल्यू 1155 है, विच इज़ a इंटू ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर की वैल्यू 1155 है। तो वी कैन से ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज 1155 डिवाइडेड बाई ए जो कि 11 है। 11 इंटू 105, तो दिस इज 105। सो वी कैन से डी स्क्वायर इज ए स्क्वायर माइनस 105, तो ए स्क्वायर इज 121 माइनस 105, तो दिस इज 16। सो डी स्क्वायर मेरे पास कितना आ गया? 16। सिंस डी स्क्वायर इज 16, so d is equal to प्लस और माइनस 4। d is equal to प्लस और माइनस 4। ओके, तो अभी देखना, सिंस d इज प्लस और माइनस 4, तो वी कैन से अब हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा 11th टर्म कितना होगा। तो अगर मैं d को प्लस 4 लूँ, d को प्लस 4 लूँ एंड माइनस 4 लूँ, देखना, क्योंकि सिंस यहाँ पे इन्होंने बताया नहीं है d कैन बी नेगेटिव, d कैन बी पॉजिटिव, इस तरीके से, तो मुझे दोनों केस लेके चलना पड़ेगा। इफ़ a इज इक्वल टू 11, d इज इक्वल टू 4, तो AP का पहला टर्म क्या आएगा? अब देखो यहाँ पे इस चीज़ में यहाँ मिस्टेक होगा। पहला टर्म हम लोग हमेशा a मानते थे, लेकिन यहाँ पे पहला टर्म किसना है? AP का a माइनस डी है। तो फर्स्ट टर्म इज a माइनस डी विच इज़ 7, सेकेंड टर्म इज 11, उसके बाद 15, लाइक दिस चल रहा है। तो इस AP का 11th टर्म निकालना है, तो वी कैन से 7 प्लस 10 इंटू डी विच इज़ 40 प्लस 7 47। ठीक है, अगर मैं ये लेता हूँ तो आंसर 47 आना चाहिए, विच इज़ नॉट गिवन इन द ऑप्शन। तो इसका मतलब d प्लस 4 नहीं लेना था। अगर मैं अब a को 11 लूँ एंड d को माइनस 4 लूँ, d को माइनस 4 लूँ, a को 11 लूँ, तो क्या होगा देखना। तो यहाँ से वी कैन से पहला टर्म इज a माइनस डी विच इज़ 11 माइनस माइनस 4 विच इज़ 15, सेकेंड टर्म इज a विच इज़ 11, थर्ड टर्म विल बी 7 एंड लाइक दिस, ये एक AP आएगा। तो इसका अगर मैं T11 निकालने की कोशिश करूँगा, दिस विल बी a प्लस 10 इंटू डी, तो 15 माइनस 40, तो दिस इज बेसिकली 25 विथ नेगेटिव साइन। तो T11 इज 25 विथ नेगेटिव साइन। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था, जिसमें कि हमें पहले ये एज्यूम करते तो हमारा लाइफ थोड़ा सा सिंपलर होता, क्योंकि उससे a एंड d तुरंत मिल जाता। मुझे a एंड d तुरंत मिल गया सिंस, तो हमें बस एक बात की ध्यान रखनी थी जो एग्ज़ाम में रखते नहीं हैं लोग, a माइनस डी होगा उसका फर्स्ट टर्म, तो a माइनस डी। अब यहाँ पे उन्होंने थोड़ा सा फंसाया था कि हमारे जो d की वैल्यू थी 2 आई थी, तो d की वैल्यू जब 2 आई तो हमें दोनों d की वैल्यू से चेक करना पड़ा। ठीक है, उससे हमें अल्टीमेटली रिजल्ट पता चला। कितनी बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन में लिख देते हैं वो कि इंक्रीजिंग AP, अगर यहाँ पे सपोज लिख देते इंक्रीजिंग AP, इसका मतलब d इज़ व्हाट 4। अगर उन्हें d माइनस 4 दिलवाना था तो दे विल से
डिक्रीजिंग एपी। अगर डिक्रीजिंग एपी लिख देते तो कॉमन डिफरेंस नेगेटिव होना पड़ता, तो वहाँ पे हमें दोनों के लिए चेक नहीं करना पड़ता। सिंस दे हैव नॉट गिवन डेट तो हमने चेक कर लिया। चलो अगला सवाल फिर से तुम्हारे आंखों के सामने है। बोला गया है कि इफ द सम ऑफ द फर्स्ट टू एन टर्म्स ऑफ एन एपी सीरीज, अच्छा एक एपी सीरीज है विच इज 2 5 8 डॉट डॉट डॉट, दिस इज एन एपी। बोला गया इस एपी का सम ऑफ फर्स्ट टू एन टर्म्स इज इक्वल टू द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ अनदर एपी। अब दूसरा एपी क्या है देख लेते हैं। 57 59 61 लाइक दिस, ये एपी नंबर 2 है। अब इसका मैं S2n निकालूंगा, सम ऑफ फर्स्ट 2n टर्म, तो वो कितना आना चाहिए 2n/2 2 इंटू ए प्लस n-1 इंटू डी, डी इज 3। तो यहाँ से वी कैन से दिस इज n इंटू 4 प्लस 2n-1 इंटू 3 विच इज 6n-3। तो यहाँ से अल्टीमेटली हमारे पास आया n इंटू 6n+1। एंड यहाँ पे अगर Sn निकालूंगा मैं तो Sn कितना आएगा देख लेते हैं। n/2 2 इंटू 57 प्लस n-1 इंटू डी दैट इज 2। ओके, सो दिस इज n इंटू 57 है 57 प्लस n-1। मैंने क्या किया, मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, बेसिकली 1/2 अंदर लेके चला गया। तो दिस इज n इंटू n प्लस 56। अब उन्होंने बोला है जो ये दोनों के दोनों इक्वल हैं, दिस मीन्स आई कैन से n इंटू 6n+1 इज सेम एज n इंटू 56+n। तो यहाँ से या तो n से n काट दो, जो कि ऑब्वियस सी बात है n 0 नहीं हो सकता है, तो n 0 जब नहीं हो सकता है तो काट दिया। ओके, सो फ्रॉम हियर वी कैन से 6n+1 की जो वैल्यू है 56+n के बराबर, तो 5n की वैल्यू जो है वो 55 के बराबर, और n की जो वैल्यू है 11 के बराबर। दिस मीन्स n इज इक्वल टू 11। सो द आंसर। नाउ दिस क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग वन। तो यहाँ से क्वेश्चन पढ़ेंगे, समझेंगे, और बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। देखना, अ पर्सन इज टू काउंट 4500 करेंसी नोट्स। एक बंदे के पास करेंसी नोट्स है, नोट नंबर 1, नोट नंबर 2, नोट नंबर 3, ऐसे नाम दे देता हूँ, नोट नंबर 1, नोट नंबर 3, नोट नंबर 4 एंड लाइक दिस। कितने नोट्स है इसके पास? 4500 नोट्स है टोटल। एक 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 करके डेनोमिनेशन होता है ना, 1 2 3 4 5, तो ऐसे ऐसे काउंट करते जाओगे। 4500 करेंसी नोट्स हैं इसके पास। अब कितने रुपीज़ के हैं वो सब हमें नहीं पता है। अब इसने बोला कि लेट an denote द नंबर ऑफ नोट्स ही काउंट्स इन द nth मिनट। an बेसिकली किस चीज़ को डेनोट कर रहा है? द नंबर ऑफ नोट्स ही काउंट इन द nth मिनट। मतलब क्या है, पहले मिनट में उसने a1 नंबर ऑफ नोट्स काउंट किए, दूसरे मिनट में फर्स्ट मिनट, ऐसे लिख सकते हैं। फर्स्ट मिनट में उसने कितने नंबर ऑफ नोट काउंट किए? a1। सेकेंड मिनट में उसने a2 नंबर ऑफ नोट काउंट किए, थर्ड मिनट में उसने a3 नंबर ऑफ नोट काउंट किए, एंड लाइक दिस चलता जा रहा है। अब उन्होंने बोला कि a1 a2 a3 a10 सब की वैल्यू किसके बराबर? 150 के बराबर। दिस मीन्स टेंथ मिनट में उसने a10 नोट्स काउंट किए होंगे। ये नोट काउंट किए, ये नोट काउंट किए, ये नोट काउंट किए, ये नोट काउंट किए, सबका वैल्यू गिवन है विच इज़ 150। इसका मतलब पहले मिनट में उसने कितने नोट्स काउंट करके हटा दिए? 150 नोट्स। दूसरे मिनट में उसने काउंट करके हटा दिए 150 नोट्स। तीसरे मिनट में उसने काउंट करके हटा दिए 150 नोट्स। 10th मिनट में भी उसने 150 नोट्स काउंट किए। तो बेसिकली जब 10 मिनट ख़त्म हो चुका होगा तो उसने कितने नोट्स काउंट कर लिए होंगे? तो तुम लोग बहुत ही स्मार्ट हो, तुम लोग बहुत ही आसानी से बोल सकते हो कि सर हर मिनट में जब 150 नोट काउंट कर रहा है तो 10 मिनट में 150 इंटू 10 1500 नोट्स काउंटेड इन फर्स्ट 10 मिनट्स। ओके, शुरुआत के 10 मिनट में उसने कितने नोट्स काउंट करके हटा दिए? 1500 नोट्स। नाइस। अब देखना, उन्होंने बोला है कि A10 A11 आर इन AP। मतलब अब जो आगे से है ये AP चल रहा है, मतलब 11th मिनट में
उसने जो काउंट किए A11 था। 12th मिनट में उसने जो काउंट किए वो A12 था। 13th मिनट में जो उसने काउंट किए वो A13 था। एंड दे हैव सेड दैट A10, A11, A12 ये सारे के सारे किस में हैं? AP में। आगे AP एक फॉलो हो रहा है। मतलब क्या है, अब वो थक चुका है, 10 मिनट से वो काउंट कर रहा है तो वो थक चुका है बेसिकली। तो क्या कर रहा है, हर अगले मिनट में वो कितना नोट कम काउंट कर रहा है? आर इन कॉमन डिफरेंस -2 बेसिकली। अब सपोज A10 मतलब 10th मिनट में उसने 150 नोट काउंट किए थे, तो 11th मिनट में वो कितना नोट काउंट किया है? 148 नोट ही काउंट कर पाया और थक गया। 12th मिनट में उसने कितना किया? 146 नोट काउंट कर पाया। 13th मिनट में कितना किया होगा? 144 नोट काउंट किया होगा। एंड लाइक दिस एक AP चलना लगा। ठीक है, तो उसने बोला कि टोटल कितने मिनट लगे देन द टाइम टेकन बाय हिम टू काउंट ऑल द नोट्स। टोटल कितना टाइम लगा उसको सारे के सारे नोट्स काउंट करने में। अब बताओ, सारे के सारे नोट्स काउंट करने में कितना टाइम लगा? वो सब तो ठीक है, लेकिन शुरुआत के 10 मिनट में तो उसने कुछ नोट्स काउंट कर लिए ना। शुरुआत के 10 मिनट में उसने कितने नोट्स काउंट कर लिए? तुम बोलोगे सर 1500 नोट्स उसने काउंट कर लिए। अब बचा होगा कितना नोट्स उसके पास? तो सर टोटल नोट्स थे 4500, उसने काउंट कर लिए 1500, बचा होगा उसके पास 3000 नोट। 3000 नोट्स अभी भी बचे होंगे सर। नाइस। अब ये 3000 नोट, टोटल नोट्स है 3000। 11th मिनट में कुछ नोट काउंट किया होगा, 12th मिनट में कुछ नोट काउंट किया होगा, 13th मिनट में भी किया होगा, 14th मिनट में भी किया होगा। एंड लाइक दिस इसी तरीके से काउंट करता जा रहा होगा वो, और वो सारी नोट्स काउंट करके हमें बताना है 3000 डेट इज nth मिनट तक ख़त्म कर लिया उसने। तो यही बताना है किस मिनट में उसने ख़त्म किया। ओके, तो ये तो बेसिकली एक AP है, ये एक AP है। हाँ, इस AP का पहला टर्म कितना है? A11 विच इज़ 148, दूसरा टर्म 146, तीसरा टर्म 144। आगे टर्म जानने की ज़रूरत भी नहीं है। दिस इज़ 3000 एंड दिस इज़ बेसिकली SN, है कि नहीं? दिस इज़ SN। SN मतलब क्या है? ये एक नया AP है जिसमें टोटल N नंबर ऑफ टर्म्स है। मुझे नहीं पता है कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, वो सारे टर्म्स को काउंट कर लूँगा तो 3000 नोट्स आने चाहिए। तो SN इज़ बेसिकली N/2 2 टाइम्स A प्लस N-1 इंटू D -2 इज इक्वल टू 3000। अब ये 2 2 2 कट कर सकते हैं, तो दिस इज N इंटू 148 माइनस N प्लस 1 इज इक्वल टू 3000। तो यहाँ से वी कैन से N इंटू 149 माइनस N इज इक्वल टू 3000। तो यहाँ से N की वैल्यू कुछ आएगी। N की वैल्यू आई 25 एंड 125 आई गेस। देख लेते हैं 25 एंड 125 ऐसी है क्या? देखो 125 इंटू, अगर n की वैल्यू 25 आई तो ये 25 एंड 35 नहीं आएगा, 24 एंड 124 आएगा। वी कैन कैलकुलेट, है ना, 24 एंड 124 कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो ऑब्वियस सी बात है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो कैलकुलेट किया जा सकता है, n की वैल्यू निकाल लेंगे। तो इसका मतलब 24th मिनट, 11th मिनट से 24th मिनट में इसने 3000 नोट काउंट कर लिए। तो हमारा आंसर, अब हम लोग 24 लेंगे या 124 लेंगे? तो ऑब्वियस सी बात है, सबको ये समझ में आना चाहिए 124 रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वो जब नोट काउंट कर रहा था तो काउंट करेगा करेगा, जैसे ही ये 24 मिनट आएगा उसका नोट 3000 का ख़त्म हो जाएगा, सारे करेंसी नोट काउंट हो जाएंगे। इसका मतलब फिर 124 आने वाला ही नहीं है ना? तो 24, लेकिन ये तो 24 मिनट्स कितना टाइम लगा? 24 मिनट्स लगा 3000 नोट काउंट करने में। शुरुआत के 1500 नोट्स भी तो काउंट करने में टाइम लगा था, वो कितना लगा था? 10 मिनट। शुरुआत में 10 मिनट लगा, बाद के नोट्स काउंट करने में 24 मिनट लगा, टोटल होना चाहिए 34 मिनट्स। तो यहाँ पे 34 मिनट्स। ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा था जेई वालों ने।
देखना, बोला है ए मैन सेव्स ₹200 इन ईच ऑफ द फर्स्ट 3 मंथ ऑफ हिज सर्विस। ठीक है, मतलब वो कहीं जॉब कर रहा है बेसिकली, और वो जॉब कर रहा है तो शुरुआत के 3 महीने में हर महीना वो 200 सेव करता है। 200 सेव्ड, 200 सेव्ड, 200 सेव्ड। फर्स्ट मंथ, सेकेंड मंथ एंड थर्ड मंथ। ठीक है, पहले मंथ में उसने इतना मनी सेव कर लिया, दूसरे मंथ में इतना सेव किया, तीसरे मंथ में, शुरुआत के 3 मंथ में 200 रुपया सेव किया। इन ईच ऑफ द सब्सिक्वेंट मंथ, 3 मंथ के बाद फोर्थ मंथ जब आया तो उसने तो मनी सेव करना स्टार्ट किया, लेकिन हर महीने 40-40 रुपया बढ़ाना स्टार्ट किया। दिस मीन्स फोर्थ मंथ में उसने 240 रुपीज़ सेव किए। फिफ्थ मंथ में उसने 280 रुपीज़ सेव किए, एंड लाइक दिस चल रहा है। मोर देन द सेविंग ऑफ द इमीडिएटली प्रीवियस मंथ। सही है। हिज टोटल सेविंग फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द सर्विस इज दिस। अब इसने सपोज कितने मंथ्स में, एन मंथ्स में सेव किए टोटल रुपीज़, एंड वो 11040 के बराबर है। तो बताया गया कितने मंथ के बाद इतना रुपये उसके पास आ जाएगा। तो ठीक है, देखो अब ये जो सीरीज़ है बेसिकली, ये 200 200 200, 3 बार 200 का तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। 200 240 280 ये सारे के सारे किस में हैं? यू कैन से एक एपी है जिसका फर्स्ट टर्म 200 है एंड कॉमन डिफरेंस 40 है। लेकिन ये 200 प्लस 200 400, ये 400 तो कोई काम का नहीं है, इस एपी में है ही नहीं। तो वी विल से ये तो 400 प्लस ये एक एपी है, मान लेते हैं आगे जाके एन मंथ तक सेव किया होगा उसने। तो बेसिकली यहाँ पे गड़बड़ होगा। तो पहले हमने बोला शुरुआत के 2 मंथ में उसने 400 रुपये सेव कर लिए। ठीक है, शुरुआत के 200 मंथ में उसने 400 रुपये सेव कर लिए। अब देखो बाकी के और सेव 1040 रुपीज़ में से 400 माइनस कर दिया, और वो एग्जैक्टली कितना आना चाहिए? 200 प्लस 240 प्लस 280 लाइक दिस, एंड टर्म्स मान लेते हैं। ओके, सो बेसिकली हमारे पास 0 माइनस 0 4, तो दिस इज 9640, इजंट इट? देख लो एक बार फिर से रीचेक कर लेता हूँ। 11040 माइनस 400, 10640, 10640, एंड दिस इज इक्वल टू n/2 2a that is 400 plus n-1 into d that is 40। ओके, तो यहाँ से आई कैन से ये 2 से 200 आएगा एंड यहाँ 20 आएगा। तो दिस इज n इंटू 200 प्लस 20n-20, दिस इज n इंटू 200 माइनस 20 180 प्लस 20n, दिस इज इक्वल टू 10640। एक जीरो कैंसिल आउट कर सकते हैं हर जगह से, तो वी कैन से 1064 इज इक्वल टू n इंटू 18 प्लस 2n। 2 भी डिवाइड कर सकते हैं, तो 2 डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा देखना, 1064 डिवाइडेड बाय 2, तो दिस इज 532, एंड इधर आएगा 9 इंटू n इंटू 9 प्लस n। तो यहाँ से n इंटू 9 प्लस n आया। एक बार आंसर भी देख लेंगे तो पता चल जाएगा हमें। तो n इंटू 9 प्लस n आया। अब देखो, तो यहाँ से वी कैन से दिस इज n स्क्वायर प्लस 9n माइनस 532 इज इक्वल टू 0 आया। ओके, तो n स्क्वायर प्लस 9n माइनस 532 इज इक्वल टू 0 आया, या फिर हिट एंड ट्रायल से भी कर सकते हैं क्या कुछ n की वैल्यू। तो यहाँ से n की वैल्यू डायरेक्टली मुझे पता चल रही है, n इज इक्वल टू 19। ठीक है, तो n इज इक्वल टू 19 हो जाएगा। तो बस 19 आंसर हो जाना चाहिए, है कि नहीं? नहीं, 19 आंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 19 तो इसका सम आया, इतना सम 19 के लिए आया। 2 महीना शुरुआत का कहाँ गया? 2 महीना का शुरू का 400 रुपये मैंने माइनस किया था ना। हाँ, तो 19 प्लस 2,
21 मंथ्स लगेंगे उसको बेसिकली इतना रुपए सेव करने में, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन इज़ वन ऑफ द अच्छा क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है अगर तुम समझ जाओ तो, और देखने में टफ क्वेश्चन है। तो देखने में टफ क्वेश्चन लेकिन है इजी क्वेश्चन, तो मैं फिर से एक बार देख रहा हूँ। दिस इज, इन्होंने बोला A1 A2 AN ये सारे के सारे AP में है 1/√A1 प्लस √A2 1/√A2 प्लस √A3 एंड लाइक दिस 1/√, मतलब हर एक कंजिक्यूटिव टर्म है 1/√A1 प्लस √A2 लिखा हुआ है। इसी तरीके से 1/√A2 प्लस √A3 लिखा हुआ है। फिर से 1/√A3 प्लस √A4 लिखा होगा एंड लाइक दिस 1/√AN-1 प्लस √AN लिखा हुआ है। इसकी वैल्यू कुछ कुछ है, A1 AN बचा, बाकी N-1 बचा, बाकी सब कुछ कैंसिल आउट हो गया। अच्छा, सब कुछ कैंसिल आउट हो गया, इसका मतलब सब कुछ ऐड एंड सब्ट्रैक्शन में था, एडिशन सब्ट्रैक्शन में होगा तभी तो सब कुछ कैंसिल आउट हो गया। ओके, तो जब एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में था तभी कैंसिल आउट हो गया, तो वी कैन से कि भाई 1/√रूट है, तो इसको तो हम लोग सॉल्व डायरेक्टली कर ही नहीं पाएंगे। 1/√रूट है तो डायरेक्टली सॉल्व कर ही नहीं पाएंगे। अच्छा, बचपन में हमें पढ़ाया जाता है कि 1/रूट समथिंग, जैसे √2 प्लस √3 हो, तो क्या करते हैं, √2 माइनस √3 से मल्टीप्लाई, √2 माइनस √3 से डिवाइड भी करते हैं, और इस चीज़ को क्या बोला जाता है, रैशनलाइजेशन करते हैं। तो हमने भी वही सोचा कि रैशनलाइज क्यों ना कर दिया जाए। ठीक है, रैशनलाइज करने की कोशिश करते हैं। √A1 माइनस √A2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया, √A1 प्लस √A2, √A1 माइनस √A2। इसी तरीके से अगले टर्म में √A2 माइनस √A3 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो √A2 प्लस √A3, √A2 माइनस √A3 एंड लाइक दिस। लास्ट वाले टर्म में √AN-1 माइनस √AN एंड नीचे √AN-1 प्लस √AN इंटू √AN-1 माइनस √AN। ये काम किया मैंने। अब देखना क्या होगा, इससे कुछ फ़ायदा हुआ। ऊपर √A1 माइनस √A2 है, लेकिन नीचे कुछ बना A प्लस बी इंटू A माइनस बी, विच इज A² माइनस B² A² माइनस B², प्लस ऊपर A2 माइनस A3 का रूट है, लेकिन नीचे बना A2 माइनस A3। सिमिलरली ऊपर A3 माइनस A4 का रूट है, लेकिन नीचे बना A3 माइनस A4 एंड लाइक दिस। लास्ट में ऊपर √AN-1 माइनस √AN है, लेकिन नीचे बना AN-1 माइनस AN। अच्छा, अब इस क्वांटिटी को ध्यान से देखो, कोई भी अगर A1 A2 A3 AN सब AP में है, अगर A1 A2 A3 एंड लाइक दिस AN सब AP में है, तो हमें एक सिखाया जाता है A2 माइनस A1 भी कॉमन डिफरेंस के बराबर, A3 माइनस A2 भी कॉमन डिफरेंस के बराबर, A4 माइनस A3 भी कॉमन डिफरेंस के बराबर, एंड इसी तरीके से AN-1 भी कॉमन डिफरेंस के बराबर। लेकिन यहाँ पे सबका अपोजिट गिवन है क्या, हाँ, ये माइनस कॉमन डिफरेंस के बराबर, ये माइनस कॉमन डिफरेंस के बराबर, माइनस कॉमन डिफरेंस के बराबर, माइनस कॉमन डिफरेंस के बराबर। तो क्या सबका डेनोमिनेटर सेम आ गया, बोलेंगे हाँ। जब सबका डेनोमिनेटर सेम आ गया -d, तो न्यूमरेटर डायरेक्टली ऐड हो जाता है, प्लस A2 माइनस A3 का रूट प्लस A3 माइनस A4 का रूट एंड लाइक दिस √AN-1 माइनस √AN का रूट। अब दिख रहा है हमें ये सब कैंसिल आउट हो रहा है, बचेगा सिर्फ फर्स्ट वाला एंड लास्ट वाला, विच इज़ √A1 माइनस √AN बाय -d। लेकिन मुझे ये चाहिए ही नहीं, मुझे तो कुछ और चाहिए, नीचे में चाहिए सब कुछ। तो मैं फिर से रैशनलाइज करूँगा, तो ये √AN माइनस √AN मल्टीप्लाइड बाय √A1 प्लस √AN डिवाइडेड बाय -d टाइम्स √AN प्लस √AN। तो यहाँ से ऊपर आ जाएगा A1 माइनस AN डिवाइडेड बाय -d टाइम्स √A1 प्लस √AN। जो डिनोमिनेटर में चाहिए वो तो आ गया, लेकिन A1 माइनस AN, तो A1 को A1 रहने दिया, AN इज A1 प्लस N-1 इंटू डी माइनस डी टाइम्स √A1 प्लस √AN। ओके, तो यहाँ से A1 से AN कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड दिस इज -d इंटू N-1 डिवाइड बाई -d इंटू √A1 प्लस √AN, तो विच इज सिंपली N-1 अपॉन
√a1 प्लस √an, यही प्रूफ करना था हमें, हेंस प्रूफ। ठीक है, तो बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन था, जेई में आया हुआ था। अब जेई में आया हुआ है तो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन होगा ही, लेकिन बस हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना था कि हर एक टर्म को अलग अलग रैशनलाइज कर देना था और हमारा काम बन जाता। ठीक है, अगला सवाल फिर से उसी डिफ़िकल्ट लाइन में है। ठीक है, जब इस टाइप के कुछ नंबर्स नहीं होते हैं ना, जब नंबर्स नहीं गिवन होते, A1 A2 A3 में डील करना होता है, थोड़ा सा बच्चों को टफ लगता है। ठीक है, बच्चे थोड़ा सा उनको लगता है कि यार ये तो टफ क्वेश्चन है, ये तो टफ क्वेश्चन है। तो देखना यहाँ ध्यान से, बोला गया 1 अपॉन A1 A2 A2 A3 A3 A4 एंड लाइक दिस an-1 an, इसकी वैल्यू n-1 अपॉन A1 an चाहिए। तो सबको समझ में आओगा पिछले क्वेश्चन से कि भाई कुछ तो प्लस माइनस के फॉर्म में लाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, रूट रूट नहीं है तो रैशनलाइज तो कर नहीं सकते, रैशनलाइज करके क्या फ़ायदा होगा। तो ऐसे सोचो, 1/1 × 2 रहता है, तो क्या इसको मैं 1/1 - 1/2 लिख सकता था क्या? बोलेंगे हाँ। अच्छा, 1/3 × 5 रहता है, तो क्या इसको मैं 1/3 - 1/5 × 1/2 लिख सकता था क्या? बोलेंगे हाँ। देखो कैसे, एलसीएम लोगे तो 5 - 3 2 आएगा, 2 से डिवाइड कर दिया, वो ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये सब ऐसे लिख सकते हैं अगर, तो इसको भी लिखने की कोशिश करते हैं। क्या भाई साहब, 1/A1 A2 को 1/A1 - 1/A2 लिखूँ तो एग्जैक्टली ये आता कितना है? A1 A2 A2 - A1। सिमिलरली 1/A2 A3 को 1/A2 - 1/A3 लिखूँ तो क्या लिखेंगे? A2 A3 ऊपर आएगा A3 - A2। अच्छा, ये A2 - A1 कॉमन डिफरेंस है, A1 A2 है, ये भी कॉमन डिफरेंस है, A2 A3 है। एंड सिमिलरली A3 A4 को भी लूँगा, तुम्हें दिखेगा कॉमन डिफरेंस अपॉन A3 A4 आएगा। सही बात है, तो यहाँ से मुझे डायरेक्टली दिख रहा होगा कि मैं एक काम करता हूँ, सब में कॉमन डिफरेंस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, प्लस कॉमन डिफरेंस मल्टीप्लाई A2 A3 प्लस कॉमन डिफरेंस मल्टीप्लाइड A3 A4 एंड लाइक दिस, लास्ट वाले में भी कॉमन डिफरेंस मल्टीप्लाइड an-1 an। इससे फ़ायदा क्या हुआ, अगर कॉमन डिफरेंस मैंने खुद से मल्टीप्लाई किया तो मुझे खुद से डिवाइड भी करना पड़ेगा, कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इससे फ़ायदा हुआ, इसको लिखा जा पाएगा 1/A1 - 1/A2, 1/A2 - 1/A3, 1/A3 - 1/A4 एंड लाइक दिस 1/an - 1 कटेगा, ये इससे कटेगा, इससे कटेगा, इससे कटेगा, सब कटेगा। अल्टीमेटली बचेगा 1/D 1/A1 - 1/an। ऑब्वियस सी बात है, जो लिखा हुआ an - A1 डिवाइडेड बाय A1 an एंड 1/D तो है ही, एंड ये एग्जैक्टली n-1 × D आता है, एंड नीचे D × A1 an लिखा हुआ है, तो अल्टीमेटली ये n-1/A1 an आ गया। तो पिछले टाइप का क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा हमने चेंज किया था और क्वेश्चन सॉल्व हो गया हमारा। अगला सवाल देखना है, ये क्वेश्चन है, देखो, बोला सम ऑफ n 2n 3n टर्म्स ऑफ एन AP आर S1 S2 S3, मतलब हमारे पास एक ही AP है, उसका Sn निकाला तो वह कितना आएगा, n/2 2a प्लस n-1 × D। अच्छा, उसी AP का S2n निकालेंगे तो 2n/2 आ जाएगा, 2a प्लस 2n - 1 × D आ जाएगा। उसी AP का मैं 3n नंबर ऑफ टर्म्स सम निकालूंगा तो 3n/2 आ जाएगा, 2a प्लस 3n - 1 × D आ जाएगा। इसका नाम उसने S1 दिया, इसका नाम उसने S2 दिया, इसका नाम S3 दिया। देन बोला है प्रूव डेट S3 इज 3 टाइम्स S2 - S1। ठीक है, S2 - S1 चाहिए तो मैं S2 - S1 निकाल देता हूँ। S2 - S1 कितना होगा, 2n/2 इंटू 2a प्लस 2n - 1 × D माइनस n/2 इंटू 2a प्लस n - 1 × D। ठीक है, तो दोनों में n/2 कॉमन, ब्रैकेट के अंदर जाएगा 2 × 2a 4a प्लस 2 × 2n 4n/D 2 × -2D माइनस 2a प्लस n/D - D।
n/2 मैंने कॉमन लिया, n/2 मैंने कॉमन निकाला दोनों से, तो n/2 4a माइनस 2a इज 2a, 4nd माइनस nd इज 3nd माइनस 2d प्लस d इज माइनस d। तो यहाँ से दिस इज n/2 2a प्लस 3n माइनस 1 इंटू डी, दिस इज s2 माइनस s1। लेकिन हमें दिख रहा है ये कि अगर यहाँ 3n/2 कर दूँ, 2a प्लस 3n माइनस 1 इंटू डी कर दूँ, तो ये तो एग्जैक्टली s3 आ जाएगा, लेकिन 3 से मल्टीप्लाई कर दोनों साइड करना पड़ेगा ना, या तो डिवाइड करो या तो दोनों साइड मल्टीप्लाई करो, तो यही तो चाहिए था। 3 इंटू s2 माइनस s1 इज इक्वल टू s3। प्रूव्ड। एक और क्वेश्चन बोला गया द रेशियो ऑफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2ap। देखो, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ap1 अपॉन सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ap2 गिवन है, और वो गिवन है 7n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4n प्लस 27। देन उन्होंने पूछा है फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 11th टर्म। देखो, इसका एक ट्रिक बताऊंगा मैं, लेकिन ट्रिक जानने से पहले एक चीज़ सीख लो, जो मेथड है। बेसिकली उन्होंने बोला है कि तुम्हारे पास दो अलग अलग एपी है, AP1 कुछ और चल रहा है, AP2 कुछ और चल रहा है, दोनों में n नंबर ऑफ टर्म्स है, इसमें भी n नंबर ऑफ टर्म्स है। ऑब्वियस सी बात है, दो अलग अलग एपी है, दोनों का अलग अलग एपी को हम लोग फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस से डिफाइन कर देते हैं, कि मान लेते इस एपी का फर्स्ट टर्म A2 कॉमन डिफरेंस D2, पहले वाले एपी का फर्स्ट टर्म A1 कॉमन डिफरेंस D1। अगर ऐसा सिचुएशन है तो आई कैन से पहले वाले एपी का जो SN आना चाहिए वो n/2 2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू D1 आना चाहिए। दूसरे वाले एपी का जो SN आना चाहिए वो आना चाहिए n/2 इंटू 2a2 प्लस n माइनस 1 इंटू D2 आना चाहिए, और वो एग्जैक्टली किसके बराबर है, 7n प्लस 1 अपॉन 4n प्लस 27। तो यहाँ से तुम्हें कुछ दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा, n/2 का n/2 से कटा, तो अल्टीमेटली तुम्हारे पास रिजल्ट क्या आया, 2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू D1, 2a2 प्लस n माइनस 1 इंटू D2, एंड इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 7n प्लस 1 अपॉन 4n प्लस 27। ये रिजल्ट आया हमारे पास, जो भी गिवन था उससे हमारे पास ये रिजल्ट आया। अब हमें पूछा क्या गया है, बोला है कि फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 11th टर्म। तो 11th टर्म क्या होता है, देखो, रेशियो ऑफ देयर 11th टर्म मतलब उसी एपी का T11 ऑफ AP1 डिवाइडेड बाई T11 ऑफ AP2 चाहिए मुझे। अब यहाँ पे कॉमन मिस्टेक जो होता है बच्चों से, वो क्या करते हैं, डायरेक्टली n की वैल्यू 11 डाल के आंसर निकाल देते हैं, जो कि गलत है, क्योंकि भाई ये सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP गिवन है, रेशियो सम ऑफ n टर्म्स, लेकिन पूछा है nth टर्म का रेशियो, तो n की वैल्यू अलग एक कैसे डाल सकते हो, सम का रेशियो गिवन है और टर्म का रेशियो पूछा गया है, टर्म का रेशियो गिवन होता है और टर्म का रेशियो ही पूछा जाता, तब तो n की वैल्यू फिक्स करते, या S11 अपॉन S11 पूछा रहता तब तो हम लोग n की वैल्यू 11 रखते, तो डायरेक्टली तो 11 रख नहीं पाएंगे। ठीक है, T11 ऑफ AP1 अपॉन T11 ऑफ AP2 आना क्या चाहिए, A1 प्लस 10 D1 चाहिए, A2 प्लस 10 D2, मुझे एग्जैक्टली ये चाहिए। अब इस चीज़ को ध्यान से देखो, एंड जो रिजल्ट आया उसको ध्यान से देखो, A1 A2, यहाँ 2a1 2a2, यहीं पे तो लोचा है, समथिंग इंटू D1 जो 10 इंटू समथिंग इंटू D1, एंड वही सेम समथिंग इंटू D2 भी है, मतलब D1 D2 वाले में तो लोचा नहीं है, लोचा है 2a1 2a2 में। तो सबसे पहला स्टेप क्या करना चाहिए, 2 से ऊपर नीचे डिवाइड करो, 2 से LHS में ऊपर नीचे डिवाइड करो, जब LHS में ऊपर नीचे डिवाइड करोगे तो आएगा A1 प्लस n माइनस 1/2 इंटू D1, A2 प्लस n माइनस 1/2 इंटू D2, ये आएगा, और ये एग्जैक्टली किसके बराबर आएगा, 7n प्लस 1 अपॉन 4n प्लस 27। ठीक है, मैंने सिर्फ LHS में 2 से डिवाइड किया है ऊपर और नीचे। ओके, तो फ्रॉम हियर वी कैन सी इसी फॉर्म में रिड्यूस हो चुका है। बस सोचो, ये एग्जैक्टली 11th टर्म बन जाता, ये एग्जैक्टली 11th टर्म बन जाता जब D1 के आगे क्या होता, 10 होता, D2 के आगे क्या होता,
10 होता। सिर्फ अगर ये वाला क्वांटिटी 10 के बराबर आ जाता ना मेरा, तो यही चीज़ आ जाता। अच्छा, इस क्वांटिटी को 10 के बराबर कैसे करें? इस क्वांटिटी को डेट इज़ n-1/2 को 10 से इक्वेट किया तो n-1 की वैल्यू 20 आई, n की वैल्यू 21 आ गई। n की वैल्यू जब 21 आ गई, इससे मुझे पता चला कि ये जो इक्वेशन मेरे पास आया है, अल्टीमेटली मैं पुट n इज इक्वल टू 21, ऊपर नीचे आगे पीछे हर तरफ से n की वैल्यू 21 डाल दो, आंसर आ जाना चाहिए। तो n की वैल्यू 21 डालोगे तो a1 प्लस 21 माइनस 1 20/2 10d1, a2 प्लस 10d2, दिस इज इक्वल टू 7 इंटू 21 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 21 प्लस 27. So this is T11 of AP1 divided by T11 of AP2. This is equal to basically 148 डिवाइडेड बाय, देखो कितना आ रहा है, 4 4 दूना 8 प्लस 27 लेख 111 148 अपॉन 111 विच इज 4/3। तो अल्टीमेटली आंसर आ गया 4/3। तो ये तो प्रॉपर मेथड था, लेकिन मैंने बोला था इसका शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। तो शॉर्ट ट्रिक ये है कि कभी भी तुमसे पूछे whenever ratio of sum of first n terms of two APs are given, then and they are asking to find the ratio of nth term, then simply remove n by 2n minus 1। मतलब बेसिकली हमें क्या करना है कि जो भी हमारे पास सम ऑफ एन टर्म्स का रेशियो गिवन था, अगर इस एग्जांपल से ले तो हमारे पास जो रेशियो गिवन था 7n प्लस 1 डिवाइड बाय क्या था 21, 4n प्लस 27, ओके 4n प्लस 27, ये रेशियो गिवन था सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ AP1 डिवाइड बाय सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ AP2। अगर सपोज Tn ऑफ AP1 पूछा जाए, Tn ऑफ AP2 पूछा जाए, तो तुम्हें क्या करना है, जस्ट n को रिप्लेस कर दो 2n माइनस 1 से, डेट इज 7 इंटू 2n माइनस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 2n माइनस 1 प्लस 27। अब सोचो 11 का पूछा जाए तो T11 ऑफ AP1 T11 ऑफ AP2 इज इक्वल टू 7 इंटू 11 इंटू 21 22 माइनस 21 प्लस 1 4 इंटू 21 प्लस 27, एग्जैक्टली सेम आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो तुम्हें क्या करना है, बस n को रिप्लेस कर दो 2n माइनस 1 से, काम बन जाएगा अपना। तो इतना तुम्हें कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, ओके बाबा, हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व किए। जो भी क्वेश्चन जेई में ऑलरेडी आ चुके थे वो सारे क्वेश्चन सॉल्व किए। होप तुम्हें समझ में आया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन तुम्हें ऐसा लग रहा है कि नहीं ये समझ में नहीं आया मुझे, या फिर मुझे और कुछ नहीं समझ में आ रहा, तो यू कैन कमेंट कर दो, मैं उसका जवाब दे दूंगा, मुझे बताने में कोई दिक्कत नहीं है। और पढ़ते रहो, आगे हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे वो होगा जीपी। ठीक है, तो जीपी हम लोग स्टार्ट करेंगे अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहो, मचाते रहो।